नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है और ये तनाव लगातार बढ़ भी रहा है। और अब हर किसी के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये तनाव कब कब होगा या नहीं होगा। डी एस्केलेट किसकी तरफ से किया जाएगा, भारत या पाकिस्तान? और क्या पाकिस्तान अभी इस सिचुएशन में है कि वो आगे इस युद्ध को जारी रख सके? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं। अंकुर जी, सबसे पहले एक सवाल जो हर किसी के मन में है कि पाकिस्तान, जिसको लगातार भारत की सेना जवाबी कार्रवाई करते हुए जवाब दे रही है, उनके एयरबेस को तबाह कर रही है, अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या बचता है? क्या पाकिस्तान स्टेप बैक करेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, काफ़ी मुश्किल सवाल है। इस सवाल का जवाब अभी देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने डी एस्केलेशन की पाकिस्तान की तरफ से ऐसे कोई हालात नज़र नहीं आ रहे हैं कि फ़िलहाल डी एस्केलेट करना चाहता है। और मेरा इसमें सवाल ये भी है कि शायद पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका जो नैरेटिव है वो डिफरेंट है, और जो सरकार है उसका नैरेटिव डिफरेंट है। सरकार में कुछ लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये जंग फुल फ्लेज वॉर ना बने, बट जो मुल्ला मुनीर हैं, जिनको हम आर्मी चीफ कहते हैं पाकिस्तान का, इज बेसिकली मौलवी मुनीर। तो मौलवी मुनीर के मन में कुछ और है, क्योंकि वो जिस तरह से अपने रिलीजियस बाइगोटरी यानी रिलीजियस कट्टरता को फैला रहे हैं, यानी कि उसके हिसाब से लग रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें कुछ लोग अभी भी इसको एस्केलेट करना चाहते हैं, बट वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसमें फिर भी इस बात की थोड़ी सी उम्मीद लगती है कि शायद थोड़ा सा वो डी एस्केलेट करना चाहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से आप कह रहे हैं उम्मीद लगती है, लेकिन पाकिस्तान को कौन चलाता है ये सबके सामने है। तो जब तक पाकिस्तान की सेना ही ऐसा कुछ इशारा ना दे कि वो चाहती है कि इस जंग को, जिससे अभी तक जंग हालांकि घोषित नहीं किया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जंग से कम हालात भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ये तो आप देखो ना, हमने भी और पाकिस्तान ने, दोनों ने अभी से डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं किया, बट जो हालात हैं, हालात तो बिल्कुल जंग जैसे हैं। आपको लगेगा ही कहीं से नहीं कि दोनों मुल्कों के बीच में जो इस तरह से एयरबेस उन्होंने हम पे किया, तो हमने पलट के उनके 2-3 एयरबेस तबाह किए, तो कहीं लग नहीं रहा कि जंग के हालात नहीं है। ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं है, इट्स अ ट्रू, ये सच है कि ये डिक्लेरेशन नहीं है, बट सिचुएशन यही है। अब सवाल ये है कि बेसिकली कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। देखिए, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक चीज़ों को देखा जाए तो ऐसा कतई नहीं लगता कि ये जंग वो 5 दिन से ज़्यादा खींचने में सक्षम है। लेकिन सवाल ये है कि एक फ्रैक्शन जो आर्मी का है, और जिसमें असीम मुनीर है और जो उनके समर्थक हैं 2-3 जनरल, वो चाहते हैं ये जंग चले, क्योंकि वो बेसिकली जो उनका माइंड सेट है वो रिलीजियस माइंड सेट है, इस्लामिक माइंड सेट है। उनके दिमाग में ये तमाम चीज़ें हैं कि जी हमें तो जंग लड़नी है, तो वो इंडिया के साथ ही लड़नी है, चाहे इसमें हमारा कितना भी नुकसान हो जाए। लेकिन अंकुर जी, जैसा आपने इकोनॉमिक सिचुएशन की बात की पाकिस्तान की, अभी हाल ही में देखिए आईएमएफ ने 20,000 करोड़ का फंड जो है पाकिस्तान के लिए दे दिया, जिसका भारत लगातार विरोध भी करता रहा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस फंड का इस्तेमाल किस तरीके से करेगा। आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आईएमएफ को जो ट्रेंच देना था एड का, वो उसने दिया, लेट्स से सैड थिंग। लेकिन अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि पूरी दुनिया को अब ये फिर से सोचना पड़ेगा, एफएटीएफ को स्पेशली, कि पाकिस्तान एज ए कंट्री एक फील्ड स्टेट है, बार बार टेररिज्म का एक्सपोर्ट करता है। आप उसे पैसे देते हैं, वो पैसे आधे तो डाइवर्ट हो जाते हैं फौज के पास, और आधे उनमें से कुछ पैसा जाता है जो टेररिस्ट तंजीमें हैं उनको जाता है। तो डेवलपमेंट में तो काफ़ी कम पैसा लगता है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि वेस्ट का एक नज़रिया हमेशा से रहा है। आईएमएफ की जो मीटिंग हुई उसमें अमेरिका का 60%, अमेरिका की जो वोटिंग थी उसका जो वेटेज था वो 60% था, 16% था। तो अमेरिका अगर ना चाहता, जो ये कल मीटिंग हुई है जिसमें इंडिया ने एब्सटेन किया है, अगर इस मीटिंग में अमेरिका चाहता तो एब्सटेन हो जाता, तो और या अपना एक वीटो लगाता कि ये मदद पाकिस्तान को नहीं जानी है, तो ये मदद नहीं जाती। लेकिन अमेरिका ने भी कुछ ऐसा नहीं किया। इट मीन्स कि वेस्ट भी कहीं ना कहीं चाहता है कि ये जो कट्टरपंथी पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं उन्हें सूट करता है।
लेकिन ये आपने बहुत अहम बात कही अंकुर जी, और मैं तो इस चीज़ को इस तरीके से भी देखती हूँ कि क्या भारत सिर्फ यही देखे कि भारत का जो दुश्मन है वो आतंकीस्तान पाकिस्तान है, या फिर भारत का कोई छिपा हुआ दुश्मन भी है? क्योंकि आपने देखा होगा जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, जो चीनी हथियारों का एक जो मार्केट है उसमें ज़बरदस्त उछाल आया है, और सीधे तौर पर चीन की तरफ से एक बार भी इस युद्ध को लेकर कुछ नहीं कहा गया। तो क्या भारत को अब ये समझने की जरूरत है कि छिपा हुआ दुश्मन कोई और भी हो सकता है? देखिए बिल्कुल, आज चीन ने जरूर कहा है, चीन ने एक बयान जारी कर कहा है कि दोनों को डीएस्केलेट करना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान को। लेकिन हाँ, ब्रॉडर अगर एक पिक्चर में हम देखेंगे तो हमें कई किरदार नज़र आते हैं। एक किरदार तुर्की है जिसको बोलते हैं, एक किरदार चीन है, एक किरदार कहीं ना कहीं कतर भी हो सकता है, और एक किरदार मलेशिया भी हो सकता है। तो ये वो तमाम अजरबैजान भी है। तो ये तमाम वो कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। और तुर्की की तो ये भी खबरें हैं कि तुर्की के जो प्लेन्स हैं, जो सामान ढोने वाले प्लेन्स हैं जिसमें हथियार भी हो सकते हैं, वो कई बार पाकिस्तान आ जा चुके हैं पिछले 15 दिनों में। तो ये हमें बाद में देखना होगा जब ये जंग ख़त्म होगी कि हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है, और पाकिस्तान को मदद करने वाले लोग कौन हैं। इसमें सवाल ये भी है कि जो हर साल हमारे यहाँ से 2 से 3 लाख टूरिस्ट तुर्की जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो भारतीय साथी हैं, नागरिक हैं, अब उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप बाकू जाना चाहते हैं? वो बाकू, वो अजरबैजान जो पाकिस्तान की मदद करता है, पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होता है, क्या आपको तुर्की में हॉलीडे मनाने हैं, या फिर आपके पास ग्रीस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, साइप्रस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या फिर थाईलैंड, वियतनाम हो सकते हैं। आपको तुर्की ही क्यों जाना है? आप बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि जहाँ के लोगों की भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, खासतौर पर ऐसी स्थिति में जब वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। बिल्कुल, आप सोचिए कि अजरबैजान और तुर्की की फ़्लाइट बहुत सस्ती है, इंडिगो की फ़्लाइट जाती हैं। हमें सोचना होगा कि आज ये दोनों मुल्क पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हैं, तो जो पैसा हम वहाँ जाके खर्च करते हैं, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जहाँ उनकी इनकम होती है, वो पैसा वापस घूम के कहाँ जा रहा है? वो हमारे दुश्मन मुल्क में जा रहा है। तो अब सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। ग्रीस हो सकता है, यूरोप, साइप्रस हो सकता है, अगर आपको यूरोप ही जाना है, और कंट्रीज़ हो सकते हैं, पुर्तगाल हो सकता है, ठीक है, ये ऑप्शंस हो सकते हैं। साउथ एशियन कंट्री हो सकते हैं, आसियान कंट्री हो सकते हैं, तो वहाँ आप जा सकते हैं। अगर आपको एक फॉरेन ट्रिप करनी है तो ऐसे मुल्कों का बहिष्कार करने की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के पक्ष में है। बिल्कुल। और अंकुर जी देखिए, जैसा आपने कहा कि अभी चीन ने भी कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट ऐसा दिया है कि तनाव कम करने की कोशिश दोनों मुल्कों को करनी चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री ने जनरल मुनीर से बात की है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में पाकिस्तान सुनेगा, अमेरिका की सुनेगा, या अपने दोस्त, तथाकथित दोस्त चीन की सुनेगा? आपको लगता है ऐसा? देखिए, अभी पाकिस्तान, अमेरिका ने उस तरह से दबाव नहीं डाला है जो मुझे लगता है। बातचीत है, बैक चैनल कम्युनिकेशन है। बैक चैनल कम्युनिकेशन शायद भारत के साथ भी हो, DGMO लेवल का, कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो। माय पॉइंट इज़ कि अमेरिका ने उस तरह दबाव नहीं डाला, बट जो चीन है, चीन इस पूरे खेल में मुझे लगता है कि उसका किरदार ये है कि वो उस एस्केलेशन को बढ़ाना चाहता है। उसका कहीं से कहीं भी ये रोल नहीं है कि डी एस्केलेट हो। बयान जारी करना एक अलग मसला है, लेकिन पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देना, ड्रोन देना और सैटेलाइट सपोर्ट देना, क्योंकि पाकिस्तान के पास उतना सैटेलाइट सपोर्ट नहीं है। जो भी सैटेलाइट सपोर्ट है, जो कम्युनिकेशन का सपोर्ट है, और जो पाकिस्तान अटैक कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको जो सैटेलाइट से जो लोकेशन मिल रही है इंडिया की, वो चाइना से मिल रही है, ये खबरें हैं। हाँ। तो ये चाइना का नहीं है। अगर इस पूरी जंग को, या जो भी जंग जैसी हालात हैं, ये अगर डी एस्केलेट होंगी तो ये होंगी अमेरिका के दबाव से। ये मेरा अपना मतलब सोच है। हाँ, तो कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि जब अमेरिका की तरफ से प्रेशर बनेगा तभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ स्टेप बैक की सिचुएशन आ सकती है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझने की मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अमेरिका की तरफ से बात की जा रही है। अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि हम युद्ध में सीधे तौर पर एंटर नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है। हम दोनों ने बोला। हाँ जी, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई आप दोनों देश जो है अपने भीतर के जो तनाव को आप कम करिए। लेकिन अंकुर जी देखिए, पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की सरकार हो, हिंदुस्तान
पाकिस्तान की सेना हो, वो हर दिन सिर्फ इसी इकोनॉमी सोच भी के है। साथ, बिल्कुल इकोनॉमी भी इस सोच के साथ काम करते हैं कि हमें एक एक जिंदगी को बचाना है। और इस वक्त पर वॉर को ग्लोरीफाई करना एक अलग बात है, लेकिन जो बॉर्डर से लगते हुए इलाके हैं, वहां के लोगों के अंदर जो खौफ है, हर रोज अपनों को खोने का जो डर है, उसको भी दरकिनार मुझे लगता है नहीं किया जा सकता अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको सोचे तो। बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है। जो बॉर्डर पे हमारे लोग हैं, जो बॉर्डर के स्टेट्स हैं, उनकी ज़िंदगी इस समय काफ़ी मुश्किल है। कहीं बैठ के बात करना लड़ाई की, दूर बैठ के बात करना जहाँ लड़ाई का साया ना हो, हाँ। बहुत आसान है। लेकिन जो बॉर्डर पे रात दिन शेल को, मोर्टार को झेल रहे हैं, उनके लिए खड़े होने की ज़रूरत है। असली फाइटर वही लोग हैं। ये डीएस्केलेट होनी चाहिए। इस बार डीएस्केलेट होने में इतना समय क्यों लग रहा है, उसकी वजह ये है कि जब बालाकोट हुआ था तो उसके बाद अमेरिका की एक डायरेक्ट प्रेजेंस थी, डायरेक्ट किरदार था। बालाकोट के समय अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे फ़ोन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और फिर उस समय पाकिस्तान में उनकी कॉल गई थी। तो कहीं ना कहीं उस समय डीएस्केलेट चीज़ें जल्दी हो गई थी। लेकिन इस बार पहलगाम हमले के बाद, यानी करीब करीब 20-22 दिन हो चुके हैं, 20 दिन के करीब हो चुके हैं, 18-20 दिन में अमेरिका का किरदार वो नहीं है। वो कहीं ना कहीं उनके जो जेडी वेंस हैं, जो उनके उपराष्ट्रपति हैं, उनके भाषण में भी नज़र आया। जब उन्होंने भाषण बोल रहा हूँ मैं, एक इंटरव्यू में बोला कि अमेरिका हैज़ नो बिजनेस इन दिस वॉर। तो मुझे लगता है कि अमेरिका का किरदार उतना फोर्सफुल नहीं है, जिसकी वजह से एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है। और चूंकि पाकिस्तान को तो समझ ही नहीं है कि उसको कब डी एस्केलेट करना है, तो ये चीज़ें इस बार थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये पाकिस्तान कब तक एस्केलेट करेगा? क्योंकि देखिए आज की ही खबर है कि सिरसा में इनके फतेह 1 को भारत ने जिस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, J-17 F-17 और JF-16 जैसे फाइटर प्लेन्स को, J-17 और इन सब फाइटर प्लेन्स को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा HQ-9 जो एक मतलब चीन की तरफ से इन्होंने खरीदा हुआ था, उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसके बाद अब क्या बचता है पाकिस्तान के पास? देखिए, पाकिस्तान के पास काफ़ी कम सपोर्ट है। काफ़ी कम सपोर्ट ये है कि अब देखिए जो इकोनॉमी हालात हैं उसमें तो मुश्किल है। क्योंकि इस्लामाबाद का जो पूरा एरिया है, उस इस्लामाबाद के एरिया में ये कह दिया गया है कि भाई आप जो है पेट्रोल ना खरीदें, पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो बड़े बड़े शहरों में तो पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। हाँ। तो इकोनॉमिकली देखें तो पाकिस्तान इसको ज़्यादा एस्केलेट नहीं कर पाएगा। 5 दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, 15 दिन हो सकते हैं ज़्यादा, या 20 दिन मैक्सिमम। लेकिन सवाल ये भी है कि 20 दिन फिर जंग में हमें भी लड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब देखना ये होगा कि पहल किससे होती है। क्या अमेरिका कुछ डील करवा पाता है दोनों मुल्कों के बीच में, पाकिस्तान को एक शटअप कॉल दे सकता है कि भाई अब चैन से बैठो, हो गया जो तुम्हारा ड्रामा होना था, या फिर नहीं। तीसरी बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या DGMO लेवल पे कोई कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सकती है या नहीं, या हुई है, अभी उसकी कंफर्मेशन आना बाकी है। क्या बैक चैनल से कोई बातचीत हो सकती है जो ये मसला सिचुएशन लग रही है आपको कम्युनिकेशन? अभी मुझे लगता है 1-2 दिन और लगेगा इसमें, और ये एस्केलेशन का लैडर है अभी जो बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि देखना होगा। आपने अभी इस्लामाबाद का जिक्र किया तो एक सवाल मेरे मन में आया। आज नूर खां एयरबेस को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया है भारत की तरफ से, मैं जियोग्राफिकली इसको देख रही थी कि जो नूर खां एयरबेस है वो इस्लामाबाद से 10-11 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पर है। तो क्या ये भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है? अगर इस बार पेनिट्रेशन देखें आपको, लाहौर में जो एयरबेस था उसको, जो डिफेंस सिस्टम का, उसको न्यूट्रलाइज किया। चक लाला की बात हो, नूर खान की बात हो, या रफ़ीकी एयरबेस की बात हो, या फिर कहूटा तक भी हमारे ड्रोन गए हैं। तो ये तमाम पुराना जो स्कार्दू में एक एयरबेस है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, जहाँ पे बेसिकली चाइनीज़ प्लेन J-17 की एक पूरी स्क्वाड्रन वहीं पे है जी। और चाइनीज़ ड्रोन का एक बेस, सबसे बड़ा बेस वहीं पे है, स्कार्दू के पास। में जगह बोल रहा हूँ, एयरबेस का नाम क्या है। तो ये पूरा इलाका इस बार इंडिया के जब एयर जो अटैक है उसकी जद में है पूरा का पूरा इलाका। तो इस बार पाकिस्तान को मैसेज तो अच्छा गया है कि डीप हंट या डीप डाइव कर सकती है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। तो ये मैसेज तो उनको इस बार तगड़ा गया है। जी। अब लेकिन ये मैसेज पहुंचने के बाद भी अगर उनको समझ में नहीं आ रहा, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हम अमेरिका और चीन का जिक्र कर रहे थे, टर्की का, तो यहाँ पर जो एक 2 मुस्लिम
मुस्लिम देश मुल्क माने जाते हैं, ईरान की मैं बात कर रही हूँ, सऊदी अरेबिया की बात कर रही हूँ, उन्होंने ये कहा है कि हम आतंक के खिलाफ हैं, और उनका आप रोल इस पूरे संदर्भ में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो गल्फ कंट्री हैं, खासतौर पे सऊदी अरब और यूएई, उन्होंने तो एक तरह से इंडिया को सपोर्ट किया है। हाँ। इस बार जो, क्योंकि देखिए यूएई में ये पीएसएल कराना चाहते थे, उसकी इजाज़त यूएई ने नहीं दी। दूसरा, सऊदी अरब ने सामने आके कहा, उनके विदेश मंत्री भी आए कि भैया डीएस्केलेट करो। तो जो सीरियस एफर्ट है वो मिडिल ईस्ट से मुझे नज़र आए इस बार। इंडिया में आए थे वो शायद, और हाँ, उन्होंने इंडिया में भी बातचीत आए की थे। थी। हाँ। तो मिडिल ईस्ट ने उस तरह का एक बड़ा किरदार निभाया है बनिस्बत अमेरिका की। अमेरिका और वेस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ से उस तरह का एक बीच बचाव की बात नहीं हुई। लेकिन इस बार जो इंडिया का सऊदी अरब के साथ जो रिश्ता है, यूएई के साथ जो एक राजनयिक संबंध है, वो ज़्यादा सामने खुल के आए। और यूएई और सऊदी अरब ने इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट भी किया, और साथ ये भी कहा कि भाई हम चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सीरियस डी एस्केलेशन हो। तो आई थिंक इस बार मिडिल ईस्ट से ज़्यादा सपोर्ट है इंडिया को, बजाय अमेरिका नहीं, अमेरिका का सपोर्ट है, लेकिन डी एस्केलेशन में अमेरिका लेकिन सीधा उस तरह मेरा- नहीं आ मेरा रहा जैसा सवाल पिछली एक, बार एक अमेरिका को लेकर ये भी था, क्योंकि अमेरिका का जिक्र यहाँ पर इसलिए कंपैरिजन वो होता है क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। जैसे हम डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखिए, अगर वैसे तो सपोर्ट की, उस तरह की सपोर्ट की इंडिया को जो जरूरत नहीं है। देखिए, इंडिया ने अभी 4-5 दिन से, जब ये 3-4 दिन से जो जंग के जो हालात हैं, इसमें कभी नहीं कहा कि भैया हमें सामान दो, हमें ड्रोन दे दो, हमें हथियार दे दो, हमें तेल दे दो, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। सब हमारा डिफेंस का जो मैन्युफैक्चरिंग है, एनिमेशन वो सब यहीं पे पैदा हो रहा है, यहीं हमारी कंपनियां बना रही हैं। लेकिन एक होता क्या है कि एक लेवल के बाद आप भी चाहते हैं कि ठीक है, हमने दुश्मन को मजा चखा दिया, अब चीजें डी एस्केलेट हो, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा नुकसान, कहीं ना कहीं युद्ध में तो हर किसी की इकोनॉमी को ऑब्वियसली देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हर जगह बंद होती है। अब पाकिस्तान तो हम है नहीं, पाकिस्तान में इस समय एक तरह से नो फ्लाई जोन बना हुआ है, पाकिस्तान ने खुद ही बनाया हुआ, किसी और कंट्री ने नहीं कहा। नोटिम जारी है कि अगले 48 घंटों तक पाकिस्तान में कोई भी कमर्शियल या पैसेंजर फ्लाइट नहीं उड़ेगी। तो पाकिस्तान के तो हालात कुल मिला के ऐसे ही हैं, उसकी इकोनॉमी तो बिल्कुल बैठ ही चुकी है। इस लड़ाई के बाद जो रही सही कसर होगी वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ना होना, लाहौर एयरपोर्ट बंद है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद है, कराची एयरपोर्ट बंद है, जितनी फ्लाइट जानी थी मिडिल ईस्ट में वो बंद है। आप अपने मुल्क को बिल्कुल शट डाउन करके बैठे हैं। तो जब आप शट डाउन करके बैठे हैं तो मुल्क तो बंद ही हो जाएगा ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो बंद ही हो जाएंगी। आप करेंगे क्या? बहुत सही बात आप कह रहे हैं। और अंकुर जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या अब वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान का नक्शा बिगड़ने वाला है, क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये तो एक बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ये तब होगा जब पाकिस्तान किसी गलत फहमी का शिकार होके कोई न्यूक का बटन दबाएगा। इसका जवाब ये है, क्योंकि वो अगर वो वहाँ पे जो रिलीजियस माइंड सेट हैं, अगर वो इस किरदार में आ गए कि हमें तो तबाह होना है और दूसरों को भी तबाह करना है, तो ये तब हो सकता है। फ़िलहाल मौजूदा स्थिति में मैं समझता हूँ कि ये एस्केलेशन लैडर थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर अमेरिका आके इसमें बीच बचाव करते हैं तो ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हम भी इतना बढ़ाना नहीं चाहते। बट अगर पाकिस्तान बढ़ाता रहेगा तो फिर उसका जवाब तो दिया जाएगा। बिल्कुल अंकुर जी, देखिए वही उसी बात का जिक्र किया जो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बार सेना की तरफ से, विदेश सचिव की तरफ से, कर्नल कुरैशी की तरफ से, विंग कमांडर वोमिका की तरफ से ये क्लियर किया जा रहा है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन बार बार वो ये भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू सो मच अंकुर जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी दर्शकों का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। आज के लिए इतना ही, कल एक और बार आपसे होगी मुलाकात नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।